जिला कमेटी जिंदाबाद, जिला कमेटी जिंदाबाद। बताइए ना, क्या नाम है इनका, अध्यक्ष जी का? अध्यक्ष जी का भाई सुरेश कुमार शाह जी। सुरेश शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश शाह आगे बढ़ो। हाँ, और मैं जिला से रहा हूँ और जनाब जी जैसा कहा, मैं भी अपने बिहार का अब अमरावती प्रखंड से विनोद कुमार नायक जी को बुके और माला से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे बड़े भाई चंद्रेश्वर शाह जी को सम्मानित करेंगे बुके देकर, बुके और माला से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली के भक्ति से आज बनी जहाँ गणराज स्थापित हुआ। हाँ सर, है ना? सम्मानित करेंगे और माला देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया सुरेश जी को जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज के इस बैठक की अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुके लेकर सम्मानित करेंगे। पहले पहनाते अब फूल और बुके के दो। मुखिया जी रवधान करता एक बार मैं आपको अनुवादन कर रहा हूँ, वजारत कर रहा हूँ। एक मिनट अब हम चले गए, हमारा मुखिया हमारा जो भी प्रतिनिधि था और वहाँ से वो सरकारी पता था कि नहीं इसको जो है होना नागेंद्र चौहान को चुना, होना नागेंद्र चौहान नहीं, फलाना सिंह की बेटी है, उसको 2 लाख रुपए देगा और तुम्हारा और हमारा बात नहीं। धन्यवाद देता है और आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि एक बार जयनाथ भाई के सोच के लिए उनको तालियों की गुनगुनाहट से स्वागत किया है। दोस्तों, गाने के लिए बहुत सारी बात है। हमारे मुसलमान भाई में बहुत सारे जातियां हैं, जिसमें हमारा कहना यह है कि 49 से 50 जाति मुसलमानों का है, जो अति पिछड़ा का लाल है, जो अति पिछड़ा का बेटा है, जो अति पिछड़ा का भाई है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि इनको वस्तु स्थिति की जानकारी कराने वाले एक लीडर नहीं है। और नहीं तो आज अगर ये अपन कमर कस ले और उनके पीछे उनका साथ दे दे तो हमारी आबादी के हिसाब से हम अपना सत्ता पर काबिल हो जाएंगे और बिहार में नया सरकार बना देंगे और बिहार का एक एक कुर्सी पर अभी पिछड़ा का बेटा होगा, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री का सदस्य हो, वो किसी भी पद को शोभा बढ़ाने के लिए हमारा आदमी पिछड़ा का बेटा, हमारा आदमी पिछड़ा का लाल, हमारा आदमी पिछड़ा का भाई, हमारा आदमी पिछड़ा का बहन उस धरती को शोभा बढ़ाने के लिए तैयार। लेकिन वो चौहान है, हमारे दीदी हैं या जो भी बड़े पदाधिकारी हमारे हैं, उनके साथ देना हम लोग को जरूरी है। इसी बात से मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम। कोई भी आपका कार्यक्रम होगा वही अगले बार से आपका कार्यक्रम दूसरा चीज एक चीज और हम महसूस कर रहे हैं, हम लोग इस कार्यक्रम 2-3 घंटा 4 घंटा का जब कार्यक्रम चलता है रात भर कार्यक्रम प्रोग्राम रहता है सारे यहाँ तथा सारे की धरती से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ तथा उनके साथ आए हुए हमारे जो भी महामोर्चा के पदाधिकारी हैं उनको भी मैं अपने तरफ से तथा तमाम उपस्थित साथियों की ओर से तथा सारे जिला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र शाह मुखिया है, ग्राम पंचायत रायडुमरी, प्रखंड सदर छपरा। इसके साथ साथ मैं व्यवसाय में टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का छपरा मुख्य शहर में एक सिंपलों का शोरूम है छपरा हरिबाग रोड में और साथ साथ चेमनी की घटना है अपने घर के पास। सामाजिक कार्य में जो सारा जिला में हम 85% का नारा दे रहे हैं। आज बिहार में इसी 85% के अंदर यादव परिवार बिहार में राज कर रहा है, कुर्मी परिवार राज कर रहा है। क्या वो 85 में नहीं है? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने देश के संविधान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए बनाया था और उन्होंने ये नहीं कहे थे पहले देना चौहानी को, लेकिन नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण को रद्द किया गया। प्रदेश अति पिछड़ा संघर्ष महामोर्चा के सदस्यगण, उपस्थिति नौजवान साथियों एवं बहनें, आज जो हम लोग अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सारण जिला के अम्बेडकर भवन में हम लोग सम्मेलन में बैठे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हम लोगों के नुमाइंदगी, हम लोग के हमदर्दी न बिहार सरकार के लोग हैं और न भारत सरकार के लोग हैं। अति पिछड़ा असहाय है। हमारे जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो भाई हैं, वो असहाय है। वो भारत सरकार के जो सोशल जस्टिस की पार्टी है या उस पार्टी के लोग हैं, वो देश के सबसे उच्च सदन जो राज्यसभा सदन है, अति पिछड़ा का एक विजेता बिहार से उसमें एक सदस्य नहीं है। जिसकी बिहार में और देश में 35% जनसंख्या है, यहाँ में 35% जनसंख्या है, देश का सबसे बड़ा उच्च सदन राज्यसभा सदस्य है। क्या सोशल जस्टिस की सरकार या भाजपा की सरकार या जदयू की सरकार, किसने सोचा कि बिहार के एक भी अति पिछड़ा का बेटा को उस सदन में रखने का काम करे? यदि आपका समाज का बेटा देश के उस सदन में यदि नहीं रहेगा तो उस सदन में आपकी बातों को कौन उठाएगा? ये बहुत बड़े चिंतनीय है, क्योंकि हम लोगों के आरक्षण पे आज खतरा है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की करनी होती है। तो मेरा ये मानना है कि हम तो आरक्षण अपना बचा ही लेंगे, लेकिन ये सोचिए कि हम लोग का वोट हमारा, संख्या हमारा और गति तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। माने
इस समाज के जो वर्ग, जो जिस समुदाय के लोग पूर्व से शासन सत्ता में हैं, उनको आज इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत चूंकि हमारी कहीं ना कहीं हकमारी हो रही है, तो हमें जरूरत है चिंतन मंथन करने की और आगे की दिशा दशा तय करने की। चूंकि इसलिए कि 42% की भागीदारी, 42% हमारी जनसंख्या होने के बावजूद भी आप ठीक से सोच के देखिए कि 42% जनसंख्या के हिसाब से तमाम राजनीतिक पार्टी या तमाम संगठन अगर आपको अपना हक देती है, उस परसेंटेज के मुताबिक आपकी संख्या के मुताबिक अगर आपकी भागीदारी देती है, तो सोच के देखिए कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में आपके कितने प्रतिनिधि होंगे मित्रों। तो मित्रों, मैं यह स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो सेक्टर है, तो ये राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे तमाम तरह के ताले खुलते हैं, और हम जो है इससे हमारे लोग कहीं ना कहीं, चूंकि राजनीतिक तौर पर पिछड़ापन है, हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि राज्य सत्ता में 42% की भागीदारी लेकर हम अपने हक और अधिकार के नाम पर हम अपना हक लेकर के अगर 42% के हिसाब से अगर हम सदन में पहुंचते हैं तो आपका सरकार होगा। और हम समझते हैं कि अगर आज इस बाबा साहब अम्बेडकर भवन में या छपरा के धरती पर अगर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से शपथ लेके चलिए कि इस सारण जिले में, मैं छपरा की धरती पर यहाँ पे हम सब हैं, और इस सारण जिला में कम से कम यह तय कर लीजिए कि जो भी है, अगर निश्चित रूप से आप अगर सोनपुर से चल के आए हुए हैं, निश्चित रूप से आप एकमा से चल के आए हुए हैं, निश्चित रूप से आप प्रखंड क्या कहते हैं मसरक से चल के आए हुए हैं, आप पानापुर से चल के आए हुए हैं, आप अमनौर से चल के आए हुए हैं, तो जो लोग इतने दूर से चल के आ सकते हैं इस चिंतन मंथन के लिए और आगे की दिशा रणनीति तय करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में ये 2024 और 2025 जो होगा, उसमें अहम आपकी भूमिका होगी, अहम आपकी भागीदारी होगी, और निश्चित रूप से उस 24 और 25 में भी आप जो है आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे और उसके हिसाब से आप अपना हक लेने का काम करेंगे मित्रों। बाकी सारा चीज जो है आरक्षण से संबंधित और अगला रणनीति जो क्या होगा हमारे ये जिला में और प्रदेश में, इसके लिए हमारे जो प्रदेश से आए हुए हमारे बड़े भाई जगन्नाथ चौहान जी, जिन्होंने इतना त्याग करके और समाज हित में इन्होंने त्याग किया और समाज हित में लड़ने, करने और चलने का शपथ लिया है, तो आगे की बात वो विशेष तौर से बताएंगे मित्रों। और यही कहा कि मैं आप तमाम साथियों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हम लोग के माननीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुखिया सुरेश महतो जी, सुरेश शाह जी, आज इस कार्यक्रम में हम सबके अभिभावक बहुजन राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद भाई जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग के महामहिम संगठन के मुख्य संरक्षक आदरणीय राम लोटन सिंह चंद्रवंशी जी, हमारे बड़े भाई और माननीय पूर्व के मुखिया और बिहार प्रदेश महामोर्चा के प्रदेश के मुख्य संरक्षक आदरणीय चंदेश्वर शाह जी, हमारी बहन सुश्री मंजू जी जो अपने महामोर्चा के प्रदेश के महासचिव और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्षा भी हैं, आदरणीय मंजू जी हमारे बीच आज जो जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई है, इतना शानदार कार्यक्रम, जबकि पहली बैठक है अपने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा का, अपने इस सारण में कोई संगठन नहीं है, उसके बावजूद भी इतना शानदार बैठक, इतनी भारी संख्या में हमारे अभिभावक और नौजवान इस कार्यक्रम में आए हैं। आदरणीय माननीय पूर्व के मुखिया आदरणीय सरपंच जी, चूंकि हम भाजपा के बैठक लेने भी जिला में आते थे, ओबीसी मोर्चा था जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल होते थे, उसकी संख्या 10 से 12 लोग आते थे, बिहार प्रदेश से आते थे, सभी जिलों में हम गए हैं, एक बार अनेकों बार गए हैं। अभी राजेंद्र बाबू बता रहे थे स्नेही भवन में, आपके स्नेही भवन में मेरा ओबीसी का कार्यक्रम हुआ था, और दयानंद जी यहाँ ओबीसी के अध्यक्ष है, चौहान जी, पप्पू चौहान जी, तो उस कार्यक्रम में दर्जन से ज्यादा लोग नहीं था, जबकि 75 साल से पार्टी भाजपा चल रही है। अब 75 साल से चलने के बावजूद भी वहाँ एक दर्जन से अधिक आदमी नहीं था, उसमें अति पिछड़ा 5-6 लोग थे, बाकी लोग तो समान वर्ग के लोग थे। तो यहाँ पार्टी नहीं होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में आज अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं सरपंच जी को आभार व्यक्त करता हूँ
कि हमारे जो महासचिव है इतनी अच्छी यहाँ संरचना खड़ा किए हैं, आगे भी संरचना खड़ा होगा। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी हमारे अभिभावक है, अपने सुरेश प्रदेश के उपाध्यक्ष है, अपने इस महामोर्चा के बिहार प्रदेश के नागेश्वर जी जो माननीय मुखिया जी है, वो भी अपने प्रदेश के सेक्रेटरी है, और यहाँ मिश्री लाल महतो जी, हरेंद्र प्रसाद जी, अपने तारिफ मोहम्मद तारिफ जी, और चांद भाई चले गए क्या, अपने दीपू जी यहाँ उपस्थित हैं, चंदेश्वर जी जो अपने रेलवे के अधिकारी है, अपने मिथिलेश शर्मा जी, चुन्नू जी, अपने सरवन जी, धर्मेंद्र जी, और अपने जो भीम आर्मी के जिला चले गए क्या, राजेंद्र रोशन जी चले गए। उपस्थित सभी अपने यहाँ अति पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों, सभी अभिभावक, आप सभी जानते हैं कि अति पिछड़ा का क्या हालात है इस बिहार प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता है वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप अपने समाज के इतिहास को जानिए, अपने पूर्वजों के इतिहास को जानिए, आपका बहुत ही गौरवमय इतिहास है। आप यहाँ के मूल निवासी हैं, ये धन धरती जमीन जायदाद से लेकर सारी संपत्ति आपका था, आप यहाँ के मालिक थे। लेकिन जो बाहर के लोग आए, जो बाहर से 3% जो ब्राह्मण आया, जिसके हमारे पूर्वजों ने यहाँ आसामी बनाया, उसको 5-10 कट्ठा जमीन दिया कि रहो खाओ पियो और बाल बच्चों को परवरिश करो। लेकिन जिसने यहाँ आसामी जिसको हम लोगों ने बसाया वह मालिक बन गया, जो मालिक था वह अति पिछड़ा हो गया, वह पिछड़ा हो गया, वह दलित हो गया, नॉन टचेबल हो गया। इस पर विचार करने के लिए महामोर्चा काम कर रही है। उसके बावजूद 3500 बरस हम लोग मना रहे, भूखे नंगे रहकर, आधा पेट खाकर, अपमान सहकर हमारे पूर्वजों ने 35 साल जीवन जिया है। उससे निजात दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उससे मुक्ति दिलाया। 1932 में ही दलित को रिजर्वेशन मिल गया। उस समय पिछड़ा और अति पिछड़ा को रिजर्वेशन मिल रहा था। उस समय अति पिछड़ा नाम का कोई समाज नहीं था। उस समय हम लोग पिछड़ा समाज के नाम से जाने जाते थे, और इनको भी रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दे रहे थे। लेकिन हमारे लोगों ने रिजर्वेशन लेने से इनकार कर दिया। हमारे लोगों ने कहा, हमारे लोगों में भर फैलाया गया। जो आपके पुरोहित है, जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो एजेंट थे, हमारे लोग गांव में जाकर, उसके मोहल्ले में जाकर कहा कि तुम लोग अगर रिजर्वेशन लेते हो, आरक्षण लेते हो, तो तुम्हारा भी किस तरह से दलित का पानी नहीं चलता है, उससे आपका भी पानी नहीं चलेगा। हमारे लोग ने भर फैलाया गया, और उस भर का शिकार हमारे लोगों ने हुआ, और हम लोग आरक्षण से वंचित हो गए। लेकिन बाबा साहब ने जिस समय संविधान लिख रहे थे, उस संविधान लिखते वक्त 340 धारा का प्रावधान किया कि यह समाज जब पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगा तो यह अपना रिजर्वेशन ले लेगा। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गोदरी के लाल है, वो हम लोग 1977 में जब मुख्यमंत्री बने तो पिछड़ों के वर्गीकरण किए, और वर्गीकरण करके एक तरफ पिछड़ा, एक तरफ अति पिछड़ा, और दोनों वर्गों को रिजर्वेशन दिया। एक साथ देता रिजर्वेशन, तो वो देख रहे थे कि इसी समाज में जो आगे बढ़ा चढ़ा लोग हैं, कुर्मी, यादव, तलवार जाति के लोग, इसी हमारा ही भाई है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ चल गया है, इसी समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा जो समाज है, दुनिया का हर हजाम लोहा पर कुमार, कानून देवी, माली मलाकार, वीर दिलदार, जो हमारे मुस्लिम समाज के अंसारी बेगरा जो है, दर्जी समाज के लोग हैं, वो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है। अगर रिजर्वेशन अगर देंगे तो पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के जब बांटने की बात आएगी तो पहले पंक्ति में जो खड़ा रहेगा वह आरक्षण का लाभ लेगा। अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने 2 वर्गों में वर्गीकरण करके हम लोग को रिजर्वेशन 1977 में मिला। दुर्भाग्य है कि रिजर्वेशन जो पिछड़ों को मिला है, तो पिछड़ों का मिला है, इस देश में पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया। देश में किसी राज्य में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं था पिछड़ों का। कर्पूरी ठाकुर जी ने हम अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया। आज देश के 11 राज्यों में रिजर्वेशन मिल रहा है। यूपी जैसे बड़ा राज्य है, वहां अति पिछड़ा का रिजर्वेशन नहीं मिला है।
वहां अभी तक वर्गीकरण नहीं किया गया है। देश के अनेकों राज्य में अति पिछड़ा आरक्षण से आज ही वंचित है। इसकी लड़ाई अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा इस बिहार में नहीं पूरे देश में करेगा और अति पिछड़ा के हक और अधिकार को दिलवाएगा। इसलिए आपके साथ कितनी बड़ी मेहमानी है उसे अंदाज कर सकते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर जी ने 1977 में रिजर्वेशन दिया, केंद्र की नौकरियों में रिजर्वेशन हम लोग को मिलना चाहिए था, उस समय न पिछड़ा अति पिछड़ा को रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन जब 1990 में जब डीपीसी की सरकार बनी तब रिजर्वेशन देने की बात आई। तो जब कॉन्सेप्ट कर्पूरी ठाकुर जी ने दे दिया पिछड़ा और पिछड़ा, केंद्र की नौकरियों में जब रिजर्वेशन मिला उसमें फिर एक बार हम लोग अति पिछड़ा के समाज के साथ बड़ी बेईमानी की जाती है। मंडल आयोग के द्वारा हम लोग बड़ी बेईमानी किया जाता है और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। जब कर्पूरी ठाकुर जी ने 1977 में जब वर्गीकरण कर दिया, जब इस देश को नया मॉडल दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि पिछड़ा अलग है पिछड़ा है, तो देश की नौकरियों में जब केंद्र की सरकार की नौकरियों में जब हम अति पिछड़ों और पिछड़ों को रिजर्वेशन मिल रहा था उसमें वर्गीकरण करना चाहिए था। लेकिन इस देश के परिणाम को इस अति पिछड़ा के लिए न्याय नहीं किया और फिर हम लोग आज तक हम लोग रिजर्वेशन का फायदा जो केंद्र की नौकरियों में मिलना चाहिए था अति पिछड़ा समाज के लोगों को आज तक नहीं मिल रहा है। आज भारत सरकार ने जी रोहिणी कमेटी बनाई है। भारत सरकार के पूर्व न्यायाधीश है जी रोहिणी, उसके नेतृत्व में कमेटी बनी है और इस देश के जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण करने के लिए वो आयोग को दायित्व दिया गया था। आयोग ने अनुशंसा सरकार को भेज दिया है। पिछले मोदी जी के कार्यकाल में अनुशंसा भेज दिया था वर्गीकरण करने के लिए, लेकिन यह जो केंद्र की सरकार है वो इस वर्गीकरण नहीं कर रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि आज इस पर वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। आज तो नौकरी भी खतरे में है। आज जितनी भी सरकारी नौकरी है जिस समय आरक्षण बाबा साहब पर भी हम लोग दे रहे थे उस समय इसी देश के खास पर उसका विरोध कर रहा था। वो लोग नहीं चाहते थे दुनिया का हजार लोहार गरीब गुर्बा के लोग एक पूर्वी कोई यादव के लोग को रिजर्वेशन मिले, जो सब दिन हमारे यहाँ आकर हमारे दरबार में जो सलाम करता था, हमारे यहाँ पोछा लगाता था, हमारे यहाँ मवेशियों खिलाता था, खेत खलिहान में काम करता था, उनका वीडियो बन जाएगा तो हमको ब्लॉक में जाकर सलामी ठोकना पड़ेगा। जो समाज सब दिन हमको सलामी ठोका, हमको सेवा किया और कल पदाधिकारी बन जाएगा तो हमको सलामी ठोकना पड़ेगा। इसलिए उसने उस समय भी रिजर्वेशन का विरोध किया था। अनुमंडल में, जिला में, रेल को सब बस में, सरकारी बस में आवेदन किया था कि इस समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जो विरोध है उसके मन में आग भी पड़ रहा है। वो हमेशा चाह रहा है कि आपका रिजर्वेशन को समाप्त करे, लेकिन सामने वालों की आबादी 85% है। 90% इस देश में हमारा पिछड़ा दलित की आबादी है। 90% से सामने डायरेक्ट लड़ने का कुवत इस देश में किसी जाति के लोगों को नहीं है। इसलिए उसके षड्यंत्र के तहत वो कैसे हमारा रिजर्वेशन समाप्त कर रहा है, वह देख रहा है कि सरकारी नौकरी में ही रिजर्वेशन मिलता है। हम सरकारी नौकरी को ही समाप्त कर दे, न रहेगा बात न बाजेगी बांसुरी। और वह जितने भी सरकारी संस्था है जिसमें सरकारी नौकरी हमारे बच्चों को मिलता है, हमारी बहनों को मिलता है, वो सारे के सारे संस्थान को निजीकरण कर रहा है, सबको प्राइवेटकरण कर रहा है। रेलवे जैसे सबसे ज्यादा बड़ा विभाग है, सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे देती है। चंदेश्वर जी है, कहा चंदेश्वर जी खड़ा होइए, चंदेश्वर जी इधर आइए। आपका विभाग है रेलवे, कितने आपका रेलवे को बेचा जा रहा है नहीं बेचा जा रहा है? कितना परसेंट रेलवे भी किया? 70% रेलवे भी किया, 40-50 नहीं, रेलवे को 70% भी किया। यदि उसमें 15 लाख कर्मचारी है तो लगभग 12 लाख कर्मचारी समाप्त हो गए और आने वाले दिनों में रेलवे 100% निजीकरण हो जाएगा। तो आपको जो नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है कहाँ मिलेगा? सेल हो, रेल हो, आपका बीएसएनएल हो, उद्योग हो, खनन हो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं 100% भी किया। इस प्रकार से शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारे के सारे विभाग जो है निजीकरण हो गया है। आप ब्लॉक में अनुमंडल में जो देख रहे हैं कर्मचारी, जो कर्मचारी है वह 70% लोग जो है कर्मचारी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, सब निजीकरण है और निजीकरण में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। आपका रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, फिर भी हमारे समाज के लोग कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ा का यहाँ संगठन नहीं है, अति पिछड़ा का संगठन नहीं है, दलितों का संगठन नहीं है, इस देश में सभी वर्गों का संगठन है। आरजेडी हम लोग कभी न कभी किसी पार्टी में रहे हैं और 100% वक्त हमने सब लगते थे कि इस राज्य के
पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित लालू प्रसाद यादव जी के साथ था। 100% लोग लालू यादव के साथ था। वह संगठन है, लेकिन आज अति पिछड़ा और पिछड़ा दलित के पीठ पर खंजर नहीं, सामने से खंजर भोंका जा रहा है, लेकिन यह नेता लोग कहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल पिछड़ा अति पिछड़ा दलित तो खाक ओढ़कर केवल अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात करता है, लेकिन इस समाज में कहीं आवाज उठाने की जरूरत है तो नहीं उठा रहा है। पहले हम लोग जेंडर इक्वालिटी दिखाई होते थे तो जनरल कोटा में जाते थे, आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि आप जनरल में अगर यदि क्वालिफाई होते हैं अब आपका बेटा जनरल में नहीं जाएगा, अपने ही कोटा में रहना पड़ेगा। आबादी 52%, हमारी आबादी 52% है और रिजर्वेशन 27% संख्या से आधा है, जबकि दलित की आबादी 15% है और उसको रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में 15% मिलता है। इस देश में आदिवासियों की आबादी 7.5% है और उसको 7.5% रिजर्वेशन संख्या के आधार पर मिल रहा है। हमारी आबादी 52% है, रिजर्वेशन 27%, उस रिजर्वेशन को भी समाप्त किया जा रहा है। उसके बावजूद भी तो रिजर्वेशन दिलाने में जिन लोगों का सहयोग है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी, शरद जी, रामविलास पासवान जैसे लोगों का योगदान है केंद्र के नौकरी में आरक्षण का, वैसे लोग के सामने में रिजर्वेशन समाप्त कर रहा है, लेकिन यह संगठन के नेता लोग आपकी बात नहीं कर रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है। इसी से आप समझिए कि आपका नेता कौन है। कर्पूरी जी के बाद और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी के बाद कोई दलित का नेता हुआ क्या? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी के बाद दलित का नेता नहीं हुआ। अब विनोद नायक जी है, हमारे अभिभावक है, ये दलित का नेता है, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर जितना उभरना चाहिए था उस स्थिति में नहीं है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संगठन में विस्तार कर रहे हैं, लेकिन कर्पूरी जी के बाद कोई हुआ क्या? कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कोई नेता हुआ कि पिछड़ा का? जबकि सभी जाति के लोग नेता है, सब जाति से विधायक एमपी बना है, लेकिन आपका हक अधिकार समाप्त किया जा रहा है। लेकिन कोई कानून कलवार समाज के लोग, देवी समाज के, दुनिया दिलदार समाज के जो नेता है, डिप्टी सीएम हमारी रेणु देवी है, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। जनरल से हमारे क्वालिफाई करते थे तो जनरल कोटा समाप्त कर दिया, आप नहीं कोटा में रहना, किसी आवाज नहीं उठा रही है। माने आपके बच्चों के भविष्य पर तलवार चला जा रहा है, उसको धोखार हंसुआ से उसको जब्बत किया जा रहा है। आपके लोग चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन आपके नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आपका कोई नहीं है, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, आपकी लड़ाई को आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपका लड़ाई को अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा जो है कमर कस के तैयार है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे जीते जी, हमारे अति पिछड़ा के जीते जी, इस बिहार में 7 करोड़ आबादी हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों का है और इस जब तक 7 करोड़ अति पिछड़ा समाज के लोग इस बिहार में रहेगा, इसके जीते जी, इसके बच्चों को, भविष्य को, इसके रिजर्वेशन को कोई समाप्त करेगा तो हम लोग समाप्त नहीं करने देंगे। इसलिए मर मिलेंगे हम, एक लोग मर मिलेंगे, लेकिन अपना रिजर्वेशन को समाप्त नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ महामोर्चा आपके लिए काम कर रही है, आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। इसलिए आपको यह समझना होगा। आज देखिए हम लोग अति पिछड़ा संगठित है, लेकिन जाति के लिए संगठित है। हम लोग अपने अपने काबीले में है, हम अपने अपने काबीले के सरदार बने हुए हैं, अपने अपने काबीले के सरदार बन के हमारा समाज संगठित है। लेकिन यही समाज जो है जाति अपने अपने जाति के लिए संगठित है। जिस दिन अति पिछड़ा के लिए संगठित हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सरकार बनाने से कोई रोक सकता है। ऐसा नहीं, हम संगठित नहीं है, मेरी समाज संगठित है। चुनाव में हम लोग थे, मुजफ्फरपुर के चुनाव में थे, यूपी गुप्ता जी, हम महीना के 1 से 2 करोड़ रुपया आमदनी है उनकी। इस महामोर्चा का वो मुख्य संरक्षक है, हमारे गार्जियन है। चुनाव लड़ रहे थे, संयोग से हार गए क्योंकि उसमें बेईमानी की गई है। दूसरे लोगों से वोट वहां मार पीट के अपने उपाध्यक्ष के उम्मीदवार थे चंद्रशेखर शाही, इन लोगों ने 1000 पुलिस लाठी से मार के भगा दिए और उन लोगों छाप दिया वोट को, और कानवे के दिन भी इन लोगों ने मार लाठी से भगा दिया। तो हमारे अभिभावक है यूपी गुप्ता जी, लेकिन तेली समाज अपने लिए संगठित है, कानू समाज अपने लिए संगठित है, चरवंशी समाज अपने लिए संगठित है, गोनिया समाज अपने लिए संगठित है संगठित। लेकिन यही समाज जब अति पिछड़ा के लिए संगठित हो जाएगा तो आपकी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जबकि सबसे बड़ा वर्ग है इस बिहार और इस देश में 40% आपकी आबादी है, बाकी किसका आबादी 10 से 15 से ज्यादा है, 15% दलित, उसके बाद सामान्य वर्ग का भी आबादी 10 से 12% है। आप अकेले 40% है और जाके हमारे लोग दूसरे दल में जाके भीख मांग रहा है, उसकी गुलामी कर रहा है।
अपने समाज के हक अधिकार समाप्त हो रहा है, उसको बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए हम अति पिछड़े लोगों को संगठित करना है और इससे संगठन के बल पर हम लोग को राजपथ हासिल करना है। आज देखिए, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस के माध्यम से IAS की नियुक्ति हो गई और एक खास जाति ब्राह्मण को 465 लोगों की बहाली हो गई। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो रही है बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के, जबकि अपने बिहार में या देश में एक चपरासी की भर्ती करना पड़ेगा तो उसको बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के नहीं हो सकता है। जिसको फांसी देने का अधिकार है ऐसे पदों पर बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कर रहे हैं। मतलब मंशा समझ रहे हैं ना, मंशा समझ रहे हैं। फिर से गुलाम बनाने के षड्यंत्र चल रहा है समाज के ST SC BC पिछड़ा वर्ग के लोगों को, क्योंकि यह हिसाब क्लियर है। साफ साफ हिसाब कर लीजिए ना, जो समाज 3500 वर्ष राजपाट शान शौकत में रहा है वो आज आपको प्रणाम कर रहा है, सलाम कर रहा है, मुखिया जी कह रहा है, क्या अच्छा लग रहा है क्या उसको? वह चाहता है कि सबसे जब प्रणाम करता था, सलाम करता था, आज भी हमको सलाम कर, इसलिए मनुवादी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहता है। और आपका हक अधिकार, जो संपत्ति रखने का, शिक्षा का अधिकार, धन संपत्ति, पहनने के, खाने का, पीने का जो अधिकार नहीं था जाति से पहले, उस व्यवस्था को फिर से लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बात 5-6 चीजों पर अगर आप अपना अधिकार कर लिए तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है यहाँ के एकदम हिटलर शाही बनने से। वह है CBI, वह है इनकम टैक्स, वह है ED, वह है न्यायपालिका, वह है IAS। इस पदों पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं कोई जाति, उसी का देश हो जाएगा। और इस सभी पदों पर एक खास जाति के लोग भरा जा रहा है। मीडिया में भी एक खास जाति के लोग भरा जा रहा है। क्या मंशा है? मंशा स्पष्ट है। जो शूद्र समाज है, जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को पुनः गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। 75% उसने सफलता नहीं पा गया है, मात्र 30% आपको गुलाम बनाने में शेष रह गया है। इसलिए हम दोबारा गुलामी स्वीकार, पिछड़ा समाज के लोग फिर दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। हम 6.5 करोड़ 7 करोड़ जो अति पिछड़ा समाज है, उसके बदौलत हम बहुत बड़ा आंदोलन इस बिहार में खड़ा करेंगे। और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। संख्या बल में ताकत हमारी है और ताकत लोकतंत्र की जमाना है। भले आपका पैसा होगा तो कहीं मॉल बनवा लीजिएगा, कहीं एजेंसी खरीद लीजिएगा, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लीजिएगा, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास वोट है वही इस देश का राजा हो सकता है। और वह वोट संयोग से अति पिछड़ा समाज के पास है। केवल अपना बटन दबाना है और इस देश के राजपाट, इस राज्य के राजपाट अपने अति पिछड़ा के कब्जे में कर लेना है। इस अभियान के तहत अति पिछड़ा रक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग को आह्वान करना चाहते हैं कि आप सब लोग संगठित होइए। और आज हम लोग जिला की कमेटी हम लोग यहाँ गठन करेंगे। सरपंच जी माननीय मुखिया जी अभी इसका घोषणा भी करेंगे। बिना कोई संगठन के यहाँ पर आज कार्यक्रम इतना सफल हुआ है। अभी जिला कमेटी की घोषणा होगी। जो जिला कमेटी होगी, इस जिला कमेटी को पूरा विस्तार करना है, क्योंकि 127 जाति के लोग हम लोग हैं बिहार में अति पिछड़ा। यहाँ 50 ऐसी जाति है जो इस छपरा में नहीं है, वह भागलपुर में होगा, वह अररिया किशनगंज में है, लेकिन इधर नहीं है। तो हम लोग वैसे जाति में से एक लोग को हर हाल में अपने मोर्चा में शामिल करेंगे। तो अगर 50 जाति अगर एक लोग को मोर्चा में शामिल करते हैं तो 50 कार्यकर्ता होगा। जो बड़ी जाति है उसके 3-4 लोग होंगे, यानी कि जिला की कमेटी कम से कम 151 लोग होना चाहिए। और सब जाति से 2-3 लोग हमारा हो, हर ब्लॉक से हो और पंचायत से भी हो। और हम लोग जिला की कमेटी गठन करेंगे। इस जिला की कमेटी 1 सप्ताह के अंदर में हम माननीय मुखिया जी से कहेंगे जिला की बैठक बुला के, और फिर प्रखंड उसको दायित्व दीजिए, उसको प्रभारी बनाइए। वह प्रखंड में प्रवास करके और प्रखंड के माननीय लोगों से बात करके उसे मिलकर वहां कार्यक्रम बनाकर फिर वहां प्रखंड में कमेटी का गठन हो। फिर वहां पर प्रखंड के कमेटी के लोगों को जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप पंचायत में जाकर आप कमेटी के गठन कीजिए। फिर पंचायत के लोगों कमेटी उसको दायित्व दिया जाएगा कि आप वार्ड में जाकर आप कमेटी को गठन कीजिए। यानी महामोर्चा जो है वार्ड तक जाएगी, इनकी यात्रा वार्ड तक जाएगी। क्योंकि हमारी अपनी बात को अगर पहुंचाना है तो कार्यकर्ता ही वह माध्यम है, जिस माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, झोपड़ी में जो बेघर है, जो गरीब लोग है, उसके यहाँ भी हमारा विचारधारा पहुंच पाए। इसके लिए संगठन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम गरीब तक पहुंच सकते हैं। एक बड़ी आंदोलन इस राज्य में खड़ा कर सकते हैं। इस माध्यम से हम लोगों ने संगठन की रचना को हम इस
छपरा जिला में हम खड़ा करेंगे। आज देखिए जिस प्रकार से आपका सब जगह बीमारी हो रही है, उसको से लड़ाई लड़ना होगा। अभी हम लोग बोल रहे थे कि अभी 28 अगस्त को हम लोग पटना में अति पिछड़ा रक्षा बंधन समारोह कार्यक्रम करेंगे। वहाँ इंडस्ट्री जो बोर्ड है उसके बगल में एक बड़ा भवन है, उस भवन में 127 जाति के लोग जो यहाँ देख रहे हैं, लोग 127 जाति के जो हमारी माँ बहनें हैं वहाँ उपस्थित होगी। और वहाँ एक जाति के लोग, कानू समाज की बहन माली समाज के हाथ में कलाई में उसका रक्षा राखी बांधेगा, और मुसलमान समाज के लोग, हिंदू समाज के लोगों को राखी बांधेंगे और अपने एकता का परिचय देंगे कि हम आपस में बटे नहीं हुए हैं, हम सब एक है, पिछड़ा एक है, और हम लोग का सुख दुख और सुख दुख के साथ साथ हमारी समस्या हम सबका है। इस समस्या के लिए हम अति पिछड़ा लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। ऐसा संदेश बिहार प्रदेश के पटना में हम लोग देंगे 28 जनवरी को। इसलिए उस कार्यक्रम में भी आप लोग आने के लिए आप लोग आमंत्रित करते हैं कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, उस बेटिया को साथ लेकर आइए और उस कार्यक्रम को सफल बनाइए ताकि इसका मैसेज पूरे बिहार प्रदेश में जाए। इस प्रकार से आपका सारा निजीकरण के माध्यम से सारा के सारा व्यवस्था समाप्त हो रही है। कब जागिएगा? जगे हुए लोग तो यहाँ है, समाज को जो जगा हुआ व्यक्ति है सब लोग हम लोग हैं, लेकिन जो जगा हुआ है इसको जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जगा हुआ व्यक्ति नहीं है उस समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जगाना है, दलित समाज के लोगों को जगाना है, क्योंकि दलित भी आरक्षण जाएगा तो दलित का भी जाएगा, पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण जाएगा, उसका आरक्षण थोड़े बचने वाला है। अगर अति पिछड़ा गुलाम होता है तो दलित थोड़े बचने वाला है, आदिवासी थोड़े बचने वाला है, पिछड़ा समाज थोड़े बचने वाला है। इसलिए हम उसके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछड़ा के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलित समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आदि समाज के भी हिस्से की लड़ाई अति पिछड़ा समाज लड़ रहा है। अति पिछड़ा समाज लड़ा है कि बाकी समाज का भी लड़ाई अति पिछड़ा समाज अपने इस लड़ाई को अपने जी में लिया है और लड़के जो जो अधिकार, जो हक अधिकार छीन लिया गया है उसको पुनः वापस लाना है, अपने ताकत के बल पर उसको पुनः वापस लाना है। इसलिए एक कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ, भारी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए अति पिछड़ा समाज के लोग। यह संवाद सब लोगों के बीच जाना चाहिए, इसलिए आप लोग से विनम्र आग्रह है कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, जो आज का कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को आप अपने अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जरूर चलाइए, अनिवार्य रूप से चलाइए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आज के डेट में सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी घर में पहुंचने का, किसी नौजवान के यहाँ जाने में, किसी माँ बहनों के पहुंचने में आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है और आप लोग बाकी लोगों से आग्रह करिए जो भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम का आप सोशल मीडिया में जरूर डालिए और अपने ग्रुप में डालिए, ताकि सभी समाज के लोगों को संभाल जाए कि अति पिछड़ा बिहार प्रदेश के लोग जग रहा है। इस लड़ाई में हम सबको भी आहुति देना है, इसलिए सब लोग आहुति देंगे। इसलिए अंत में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये संगठन अपने खर्चे से चल रहा है, अपने घर से खा के चल रहा है, अगर यह संगठन को अपने घर से खाकर और अपने खर्चे से अगर 2023 और 2024 तक अगर आप चला दिए इस महासंघ मोर्चा को, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। 2025 में जो पटना की गद्दी है वो अति पिछड़ा का बेटा उस गद्दी पर बैठेगा। यदि यह संगठन को 24 तक आप लगातार चला दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसलिए कमर कस के तैयार अति पिछड़ा भाइयों बहनों तैयार हो जाइए कि 23 तक 6 महीना बाकी है 23 बीतने में, और 1 साल 1.5 साल बाकी है, या 1.5 साल अति पिछड़ा अपना घर से खाकर और अपने खर्चे से चलकर और इस महामोर्चा को सींचने का काम किया, इसके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर दिया, तो फिर कोई ताकत नहीं है कि आपको अति पिछड़ा का बेटा इस देश के नेतृत्व करेगा, इस राज्य का नेतृत्व करेगा। इसलिए आह्वान करते हुए, आप लोग से अपील करते हुए, आप लोग से आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पुनः जो हम सर्वज्ञ सहित, चूंकि सर्वज्ञ अकेले यह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए, इनके साथ भी सत्येंद्र जी है, माननीय पूर्व मुखिया जी रहे हैं, उन लोग सब लोग का योगदान है, नागेश्वर जी है, हरेंद्र जी है, सुनील जी है, सब लोग का योगदान, सुरेश जी है जो अध्यक्ष है, सब लोग का योगदान रहा है। पूरी छपरा के टीम को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए हैं। और आशा भी है कि 1 महीना बाद जो स्नेही भवन में जो कार्यक्रम होना है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे अभिभावक राजेंद्र गुप्ता जी लिए हैं, वह कार्यक्रम भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा। और तब तक जो है 1 महीना में इस सारण जिला का
प्रखंड स्तर की संगठन की संरचना भी खड़ा हो जाए, इसका भी संकल्प आप सब लोग लेकर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अपने घर जाइए, जिम्मेदारी लेकर जाइए और इस 1 महीना के अंदर में प्रखंड में आपका अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा का संगठन उसकी रचना खड़ा हो जाए, या संकल्प लेके आज जाइए। और इतना ही बात नहीं, अपनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी जी के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अपना शीश झुकाते हुए आज का वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार प्रणाम। धन्यवाद रंजीत। अब प्रधान काम विनोद नायक जी श्रेष्ठ है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले प्रधान भगवान बुद्धा, करोड़ों भारतवासियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, करोड़ों भारतवासियों के हजारों साल से खोए हुए संवैधानिक अधिकार दिलाने वाले महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के तहत 6,742 जातियों को एक जाति एक समाज बनाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, मेरा प्रवचन लेने से पहले मैं जरूर ये कहूंगा, भाई जयनाथ तो बहुत खूब कर रहे हैं, अब नहीं चलेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है अब नहीं चलेगी मनुवादी पार्टियों की बोली, अब नहीं चलेगी शासन प्रशासन की गोली, अब नहीं चलेगी मोदी के पूंजीपतियों की झोली, क्योंकि बन गई है बहुत बड़ी अति पिछड़ों की टोली। साथियों, ये अति पिछड़ा आरक्षण के लिए जो भाई जयनाथ और उनकी टीम पूरे बिहार में लगी है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, भाई जयनाथ ये जूनियर कर्पूरी ठाकुर जी है, ये जूनियर कर्पूरी ठाकुर जी है। 1978 में कर्पूरी जी ने अति पिछड़े का कॉन्सेप्ट दिया था, मगर पिछड़ों के पिछले 35 साल से बिहार में पिछड़ों का राज है, चाहे वो लालू जी का हो या नीतीश जी का हो, मगर आज तक ये पिछड़े वर्ग के नेताओं ने भी अति पिछड़ों का हित नहीं देखा है, अति पिछड़ों का अधिकार नहीं दिया है। तो हमें अब राजनीति समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज राजनीति से अज्ञान होने के कारण ही आज हमारी यह हालत है। मैं पूरे भारत भर में जाता हूँ, हर जगह जा जाकर समाज को जगाता हूँ। 1982 से मैं मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में काम करता था। उस वक्त ओबीसी समाज बहुत पैमाने पे नहीं जुड़ता था। मैं गुजरात का ओबीसी समाज का व्यक्ति हूँ और मुझे राजनीति क्या ये पता भी नहीं था, मगर मान्यवर साहब के साथ में देश भर में जब भ्रमण किया, क्योंकि कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश को राजनीति का बहुजन राजनीति का उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था, एक लेबोरेटरी बनाई थी। सारे प्रदेश के सारे देश के सामाजिक नेता जितने भी बहुजन के थे उनको जोड़ करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना कॉन्सेप्ट सफल किया। मगर साथियों, बहन मायावती जी आफ्टर द डेथ ऑफ कांशीराम उन्होंने पूरे मिशन को खत्म कर दिया। बहुत दुख की बात है, हमने 40 साल उनके साथ में काम किया है। मायावती जी ने पूरे कांशीराम साहब का काम मिशन को खत्म कर दिया। उनके कई साथी थे, मगर 2 साथी थे मेरे, एक मायावती बसपा से थी और बागसेर का वामन विश्राम जी थे। आज ये दोनों ने मनुवाद को बुद्धि से जगाया है। वामन विश्राम ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को गाली दे देकर ब्राह्मणों को जगाया, और बहन मायावती जी ने ब्राह्मणों को साथ में लेकर ब्राह्मणों को चलने में चली गई। तो ये ब्राह्मणवाद आज जो हावी हो गया है, ये मनुवादी कठपुतली नरेंद्र मोदी के कंधे पर मनुवाद जो अपनी ताकत दिखा रहा है, इसे हमें समझना पड़ेगा। मोदी पिछड़ों का नेता नहीं है, वो मन की बात करता है, वो मन की बात नहीं, वो मनु की बात करता है, वो मनु की बात करता है। ये हमें समझना पड़ेगा। राजनीति मनुवाद क्या है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा विकास कभी नहीं होने वाला है। जैसे भाई जयनाथ ने बताया कि आज देश की आजादी के समय अंग्रेजों के सामने बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि भाई हमारे समाज के विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो बाबा साहब ने 2 बातें रखी थी, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय।
यानी वो चाहते थे कि आर्थिक न्याय यानी सेपरेट सेटलमेंट की बात किया। सेपरेट सेटलमेंट क्या है? 75 साल की आजादी निकल गई, कांग्रेस भाजपा मनुवादी पार्टियों का राज आया, लालू नीतीश मायावती चंद्रा बाबू तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी शासन आया, मगर सेपरेट सेटलमेंट क्या है ये आज तक किसी ने बात नहीं की है। बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने सेपरेट सेटलमेंट की जो बात किया था वो ये बात कहा था कि इस देश में पहले राजतंत्र था, राजा भूमि का मालिक होता था, लगान लेता था और अपना राज चलाता था। बाद में मुगल आए तो मुगल इस देश के धरती के मालिक बन गए, वो लगान देते थे और राज करते थे। उसके बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी यही काम किया, लगान लिया, देश के मालिक बन गए। मगर आज लोकतंत्र है। बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र में लोग मालिक होते हैं, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने वादा किया कि हम सेपरेट सेटलमेंट की बात है, आपको भूमि का अधिकार दिलाने का काम ये सरकार करेगी। मगर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सबसे बड़ा धोखा देने का काम किया। उसने इस देश के पहले चुनाव जो 1952 में हुए 60% सिर्फ 3% ब्राह्मणों को टिकट दिया कांग्रेस ने। जो कांग्रेस को हम अपना रहनुमा मानते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, ये इनकी राजनीति को समझना चाहिए। ये कांग्रेस हरे घास का हरा सांप है, ये कांग्रेस हरे घास का हरा सांप है। इन्होंने सिर्फ 60% टिकट लोकसभा के ब्राह्मणों को दिया और 47% ब्राह्मण संसद में जीत के गए। तो बताइए वो समाज जो आपको सदियों से वंचित रखा है वो आपका हित कैसे कर सकता है? तो साथियों, दुश्मन का काम तो होता है दुश्मनी का, दुश्मन का काम दुश्मनी करने का है, मगर हमें तो समझना चाहिए कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा साथी है। तो माननीय कांशीराम साहब ने जब सारी जातियों को जगाया और कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को खोल दिया तो धीरे धीरे पिछड़े वर्गों में राजनीति जागने लगी, राजनीतिक इच्छा जागी और पिछड़े वर्गों में फिर लालू, मुलायम, मायावती, नीतीश, ये सारे लोगों ने अगर पिछड़े की बात तो किया मगर अगड़ों के साथ मिलकर के राज किया। ये लोगों ने अगड़ों के साथ मिलकर राज किया, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने 1952 में जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों को वादा किया था अंग्रेजों ने कि आपको भूमि का अधिकार मिलेगा। तो लैंड सीलिंग एक्ट जो बनाया गया वो लैंड सीलिंग एक्ट का अमल आज तक किसी ने भी नहीं किया। कांग्रेस भाजपा तो ना करे क्योंकि वो दुश्मन है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, मगर लालू, नीतीश, मायावती ये सारे के सारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं ये तो लैंड सीलिंग एक्ट लागू करते हैं। आज बिहार में लैंड सीलिंग एक्ट नहीं है, बड़े बड़े जमींदार, राजा, महाराजा जो भी है ये लोग हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने जो लैंड सीलिंग एक्ट बनाया था उसमें कानून बनाया था कि गांव में या तो शहर में ज्यादा से ज्यादा 35 एकड़ भूमि किसी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए, ये कानून बनाया था। मगर आज तक किसी ने ये कानून लागू नहीं किया है, चाहे लालू अगड़े पिछड़े की बात करे, नीतीश बात करे, मगर ये लोग आज तक भूमि का अधिकार नहीं दिया है। क्योंकि भूमि से संपत्ति आती है, भूमि से ही संपत्ति आती है, चाहे अंबानी हो या अंबानी हो या चाहे यहाँ का कोई गरीब आदमी हो, तो भूमि तो सरकार की है। और सरकार यानी कौन? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। भूमि ऊपर वाले ने बनाई है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है। आज कोई बड़ा बाबू बोलता है कि 500 एकड़ का मैं काश्तकार हूँ, 1000 एकड़ का काश्तकार हूँ, तो क्या वो अपने पास थे? वो ऊपर वाले के पास लिखवाने गया था रजिस्ट्री? सिर्फ ताकत के बल पर आप लोगों की भूमि छीन ली है। देश में इतनी सारी भूमि है, 180 करोड़ बीघा भूमि है, और यहाँ इस देश में अगड़े से लेकर पिछड़ा, अमीर से लेकर गरीब सिर्फ 30 करोड़ परिवार है। तो सोचिए, एक परिवार के कब्जे में कम से कम 8 बीघा 6 बीघा जमीन आ सकती है, मगर आज भी 90% भूमिहीन है। भूमिहीन की व्याख्या क्या है जानते हैं? भूमिहीन का मतलब जिसके पास में 1.25 एकड़ भूमि नहीं है, वो भूमिहीनों को भूमि देनी चाहिए, कानून है। मगर 1.25 एकड़ यानी मतलब 35-37 कट्ठा होता है। अब बताइए, हमारे अति पिछड़े या दलित या पिछड़े लोगों के पास किसके पास 37 कट्ठा जमीन है? तो ये भूमि का अधिकार सबसे ज्यादा है। हमें अति पिछड़ों को अपनी गरीबी दूर करनी है, तो आरक्षण ये गरीबी दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, आरक्षण ये सत्ता में हिस्सेदारी का प्रोग्राम है।
हम अपनी 40% आबादी अगर गिनते हैं, 40% अगर हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो कोई हमें अपने भूमि के अधिकार से रोक सकता है? कोई हमें रोक नहीं सकता है। अगर नरेंद्र मोदी 5 किलो गेहूं और चावल देकर आपका वोट ले लेता है, अगर आपका अति पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, तो वो जब कम से कम 3 या 4 बीघा जमीन की बात करेगा तो वोट किसको मिलेगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि इतनी तो सोच हर इंसान में होती है। तो साथियों, सामाजिक न्याय के नाम पर मुट्ठी भर नेता, चाहे अगड़ी जाति के हो या पिछड़े हो, हिंदू हो या मुसलमान, सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ अपने परिवार का भला किया है। आर्थिक समानता की बात आज तक नहीं समझ हुई है, क्योंकि आर्थिक समानता तभी संभव होती है जब आर्थिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ सामाजिक न्याय, अगड़ा पिछड़ा, दलित पिछड़ा, ये मूर्ख बनाते हैं सार तमाम नेता। हकीकत में आर्थिक समानता से ही सामाजिक समानता संभव होती है, क्योंकि जैसे कि कोई भी समाज का आदमी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या दलित, कोई भी जाति आज भी जब भी अपने परिवार में शादी ब्याह करता है तो आर्थिक समानता देखकर ही करता है ना। आर्थिक समानता के बगैर कोई करता है? तो आर्थिक समानता सबसे बड़ा मुद्दा है, मगर वो कोई बात नहीं करता है। तो साथियों, आर्थिक अभी भी चाहिए, आपका विकास करना है तो हमें आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो सत्ता में हिस्सेदारी दिलाता है। तो ये भाई जयनाथ जो कर्पूरी ठाकुर जी का रूप लेकर के आज आपकी बिहार की धरती पे आए हैं, भगवान बुद्धा की धरती है, बुद्धमय भारत को बनाना है, तो शुरुआत हमें बुद्धमय बिहार से करना पड़ेगा। बुद्धमय बिहार से करना पड़ेगा। और मेरा 70 साल की उम्र है, कांशीराम साहब के साथ में इतना काम किया है, मगर बहन मायावती जी को हमने बोल दिया है, जब तक आप ब्राह्मणवाद के साथ में रहेगी तब तक विनोद नायक आपके विरोध में रहेगा, क्योंकि कांशीराम साहब कहते थे कि राजनीति में न्यूसेंस की भी वैल्यू होती है, राजनीति में न्यूसेंस की भी वैल्यू होती है। अति पिछड़ों का 40% वोट है, हमारे ही वोट से कांग्रेस की सरकार बनती थी, हमारे ही वोट से भाजपा की बनती थी, लालू जी की बनती थी, नीतीश की बनती थी। तो हमारा ही भला अगर नहीं होगा तो उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से उतारने का अधिकार भी है, और आप कर भी सकते हैं। आप ये कर भी सकते हैं, सिर्फ आपको गोलबंद होना है। ये अति पिछड़ों की जो जातियां हैं, ये लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा काम है, कोई हमें करवाने आने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं वादा करता हूँ, भाई जयनाथ को भी बोला है कि हमें आज यहाँ पर इकट्ठे अगर हुए हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा के पास में वहां पर जाकर उनको फूल माला करेंगे, और तमाम साथियों के साथ में हम संकल्प करेंगे कि हम इस बिहार में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करेंगे और अपना वोट हमारे समाज के लोगों को देंगे। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो हमारे 40-42% के संख्या, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उसमें अगर हमको वो टिकट देते हैं तो हम आपको जिताएंगे, वरना हम आपको हराने का काम कर सकते हैं। आप लोग जब हराएंगे नहीं तो आपका कोई नोट, आपके आंदोलन का कोई नोटिस देगा नहीं, तो आप लोग हराने वाले बनिए। माननीय कांशीराम साहब कहते थे, जब 1984 में पार्टी बनी तो कहते थे हम पहले हारने वाले बनेंगे, बाद में हराने वाले बनेंगे और बाद में जीतने वाले बनेंगे। तो जीतने वाले तो बन गए, मगर बहन मायावती जी वो मनुवाद के साथ में चली गई। तो आज फिर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। हमारा जीवन भर जब तक जिंदा है हम यही काम करते हैं, अब पूरे देश में जाते हैं। और भाई जयनाथ की टीम को पूरा हमारा सहयोग रहेगा, तन मन और धन के साथ हम काम में हैं। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि आज मुझे दिल्ली में जाना है। बड़ा जब मुझे सरपंच जी ने बताया कि नायक साहब यहाँ पर जयनाथ जी आने वाले हैं, तो मैं पटना से यहाँ पर आया और आप लोगों को मार्गदर्शन दे दिया, क्योंकि बुजुर्ग तो मार्गदर्शन देते हैं, बुजुर्ग कभी सांसद विधायक बनने की बात नहीं करते हैं। तो आप हमारा मार्गदर्शन जहाँ भी चाहिएगा ले लीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा, जय कर्पूरी। अरे अध्यक्ष जी का भाषण सम्मानित अध्यक्ष, दूर दराज से आए हुए सभी मेरे अभिभावक बंधुओं, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मैं तहे दिल से सब किसी को हार्दिक अभिनंदन, संदन, नमन करते हैं। सही आरक्षण की बात
इस भवन में हम लोग बैठे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर भवन। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो देने का है जो पीता है वही नहाता है, जो पीता है वही नहाता है, जो पीता है वही नहाता है। रही आरक्षण की बात, ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि लहरों से नौका पार नहीं होती, किस तरह लहरों से नौका पार नहीं होती, अरे भैया जय जी, उसी तरह हिम्मत रखने वालों की परीक्षा में हार नहीं होती। इस तरह लहरों से नौका पार नहीं होती, इसी तरह हिम्मत रखने वालों की हार नहीं होती। यही सबको मैं अपनी वाणी को ध्यान देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय अंग्रेजी। आप ले लो और सबको बुलाओ। आप सबका दे लो, तुम ले लो, ये धीरे धीरे बोलेंगे। अब बाहर में लगा हुआ है यहाँ हम सब और फिर अल्पाहार करेंगे। आप बोलो। बाबा साहब के प्रतिमा के निकल जाकर हम सब लोग आज संकल्प लेंगे महामोर्चा के माध्यम से इसका विस्तार करना है और इसके आर्थिक जीवन के ऊंचा अवसर उसको करना है। समाज को इसके संकल्प लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर विचार करेंगे। अभी सर्वज्ञ जो आज की मनोनीत कमेटी हो, जिन लोगों को मनोनीत किया गया है अध्यक्ष सचिव महासचिव, इसकी घोषणा सर्वज्ञ करेंगे और बाद में सबको अल्पाहार साथ में रखो ये। चलो जिला कमेटी के लिए जिस नाम का प्रस्ताव है तो एक पैनल बना है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के समर्थन से इसको पारित कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आगे प्रदर्शन का काम करने में या आगे का कार्यक्रम करने में आपको होगा। इसलिए जिला कमेटी के लिए कुछ नाम है और इसका विस्तार किया जाएगा। तो जिला अध्यक्ष के लिए नाम है सुरेश कुमार शाह जी का, और मुख्य और उपाध्यक्ष दिनेश साहनी जी महतो, रविंद्र प्रसाद महतो की मात्रा सत्येंद्र महतो जी पूर्व मुखिया जी, जितेंद्र महतो पूर्व मुखिया जी बनियापुर, मोहन प्रसाद महतो शिक्षक है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी उपाध्यक्ष, और बबलू स्वामी सेक्रेटरी नया गांव से महासचिव के पद पर, और ठीक है हाँ कुमार शर्मा जी सचिव पद पर बनियापुर से, मोहम्मद खान भाई सचिव पद पर मणिपुरा पंचायत बनियापुर से, भाई चंद्रेश्वर चौहान जी सचिव रेलवे पदाधिकारी है, तेरह महतो जी सचिव पद पर बनियापुर से, भाई मिस्टर महतो जी सचिव संग्राम बनियापुर से, भाई रोहन कुमार जी दुधाइला सोनपुर से सचिव पद पे, और हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, यहाँ का सोशल मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र जी हैं, और कार्यजन समिति सदस्य होंगे हमारे मोहम्मद इब्राहिम जी सड़िया बनियापुर से, तेजान महतो जी कार्य समिति सदस्य चित्रसेनपुर सोनपुर, और जवाहर साहब जी सड़िया बनियापुर से, विजय कुमार साहब जी हैं बनियापुर से, लक्ष्मण महतो जी है कार्य समिति सदस्य सड़िया बनियापुर से, सलीम अंसारी जी हैं, और ये धर्मेंद्र महतो जी सोनपुर से, इंद्रजीत महतो जी कानपुर बनियापुर से, देवदत्त कुमार भगत जी कार्य समिति सदस्य कोरिया अमनौर से, विजय ठाकुर जी कार्य समिति सदस्य पिठोरी बनियापुर से, प्रदीप भगत जी हैं कोरिया अमनौर से, रामबाबू महतो जी हैं बनियापुर से, और कुछ इसमें फिलहाल ये है विस्तार करें, और हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से आगे का विस्तार जिला कमेटी का हमारे अध्यक्ष जी दिया
जिला कमेटी जिंदाबाद, जिला कमेटी जिंदाबाद। आइए ना क्या नाम है इनका अध्यक्ष जी का? अध्यक्ष जी का भाई सुरेश कुमार शाह जी। सुरेश शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश शाह आगे बढ़ो। बहुत अच्छे। हाँ, मैं अपना नाम और मैं चार जिला से रहा हूँ और जनाब जी जैसा कहा मैं भी अपने बिहार का वैशाली जिला का